तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करने वाले काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के मैंने पहले भी बताया था, एक कब होता है जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है। अगर हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ को देखें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करते ही रहेगा। लेकिन हमें पता है नेचुरली अगर हम कोई भी बॉडी को मूव करवाते हैं थोड़ा देर बाद वो रुक जाता है। अब न्यूटन के अनुसार तो वो रुकना नहीं चाहिए ना, तो इस केस में क्यों रुक जाता है, मतलब उसका क्या है, वेलोसिटी को डाउन कर रहा है। वेलोसिटी को यहाँ पे कौन डाउन कर सकता है, एक एक्सटर्नल फोर्स ही तो हमेशा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज करता है ना। वो तो हमने पढ़ा है सेकंड लॉ में कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है। तो इस केस में मैंने इसको धक्का दिया, छोड़ दिया, फिर वो अपना आप रुक गया, मतलब इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाया था, फ्रिक्शन लगाया था। तो डन। तो इसी चीज़ को हमें निकालना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो अपोजिंग फोर्स होता है ना, जो फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाता है, वही फोर्स को हमें निकालना है। और वो फोर्स कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में कैसे लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया इफ अ ऑब्जेक्ट is moving with v velocity, then the object will keep on moving with v velocity, मतलब उस वेलोसिटी के साथ ही मूव करते रहेगा। बट in real life the object stops after traveling a certain distance, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाता है। बिकॉज क्यों रुकता है, बिकॉज देयर इज अ एक्सटर्नल force applied on the object, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है। एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। डन। अब देखो, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, कोई चीज़ जब भी मतलब स्टेशनरी है तब हमने क्या पढ़ा था, जो फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का, इस केस में एफ के लिख रहा हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल वेट पे डिपेंड करता है, जो कि mg के बराबर होता है। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, एक फैक्टर लिखना होता है म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट। इस केस में क्या होगा, म्यू के होगा, और नॉर्मल किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ये तो हमने पढ़ा है ना एक सिंपल केस में। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, डन। तो इस केस में यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसके बराबर ही होगा। ये फॉर्मूला हमने पहले भी ड्राइव करवाया था, डन। तो इतना ही लगेगा यहाँ पे भी, बस कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू के आ जाएगा। अब देखो, जब हमने इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया था, फ्रिक्शन टॉपिक का स्टार्टिंग किया था, तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का है। काइनेटिक फ्रिक्शन कितने तरह के, दो तरह के। अब उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे। बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा एक ही जाके स्लाइडिंग हो सकता है। काइनेटिक मतलब मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है, स्लाइड करते हुए मूव कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, रोलिंग। तो पहले ज़रा सा क्लियर कर लेंगे स्लाइडिंग और रोलिंग में असल में होता क्या है। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे A, B, C, D कुछ पार्टिकल्स हैं। जब ये मूव करेगा ना, तो ये जो पार्टिकल्स है ना, A, B, C, D, ये अपने कांटेक्ट में रहेगा। दिख रहा है ना, यहाँ भी क्या था, DC कांटेक्ट में था, यहाँ भी DC कांटेक्ट में है। और थोड़ा देर मूव कर लेंगे तब भी क्या होगा, हमारा DC ही कांटेक्ट में रहेगा। तो स्लाइडिंग में क्या होता है, जो कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो कांटेक्ट में जो सरफेस होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इन स्लाइडिंग कांटेक्ट सरफेस डज नॉट या फिर डू नॉट चेंज। आया बात समझ में। इसमें सरफेस का जो सरफेस कांटेक्ट में होता है वही कांटेक्ट में रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। और इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए भी एक तरह का काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा, जैसे यहाँ पे म्यू के लिखा था, तो इस केस में इसका जो कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट लग रहा होगा
उस कोएफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे, म्यू ऑफ स्लाइडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग। डन। इसके बस कोएफिशिएंट को, अगर यहाँ पे आपको फोर्स लिखना है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्लाइडिंग, तो कितना हो जाएगा, म्यू स्लाइडिंग इंटू एम जी। ये बातें क्लियर है। सिमिलरली अब रोलिंग को समझते ज़रा। अब रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग के केस में यही मान लो तुम्हारा पार्टिकल है ए बी सी डी, पहले बना लेता हूँ, तो ए बी सी डी यहाँ बना लेंगे, फिर यहाँ पे ए बी सी डी। अब तुम अगर देखो पहले कौन सा पार्टिकल्स कांटेक्ट में थे, डी और सी थे, अब क्या आ गए, बी और सी पहले कहाँ थे, यहाँ पे थे, पहले वो लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे, उसके बाद कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, उसके बाद कहाँ आ गए, देखो उसके बाद ऊपर चले गए। इसका मतलब क्या हो रहा है, दे आर मेकिंग ए रोटेशन, दिख रहा है ना, ये कैसा कर रहा है, ये पहले यहाँ पे था, फिर ऐसा घूमा, फिर उल्टा घूमेगा, फिर ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, इस गोल गोल घूमने को क्या बोलते हैं, हम रोलिंग बोलते हैं, रोल कर रहा है वो, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इन रोलिंग कॉन्टैक्ट सरफेस कीप्स ऑन चेंजिंग। डन। इसी चीज़ को मैं जब आपको रिजिड बॉडी पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको बोलूँगा कि इसका जो पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल चेंज नहीं होता है। देखो पार्टिकल हो या सरफेस हो, सरफेस किससे बना है, पार्टिकल से बना है। डन ना, तो बात सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, मतलब पहले जो पार्टिकल कांटेक्ट में था उसके बाद वो पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो तब आप मतलब इस चीज़ को अपने रोटेशनल मोशन में जब पढ़ाने वाला हूँ, मतलब मैंने ऑलरेडी बना के रखा है वीडियो, तो वहाँ पर मैं आपको ऐसे बताऊँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो रोलिंग में क्या होता है, जो सरफेस होता है, जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है, वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा होता है। ये बातें हमें समझ आया। अगर मुझे लिखना है कि फ्रिक्शन इन रोलिंग में कितना होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, म्यू इन रोलिंग इंटू एम जी मतलब क्या है, यहाँ जो वेट लगने वाला होगा, ये होगा इसका फॉर्मूला। अब एक जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एक जो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो क्या है कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कोई भी गाड़ी, कोई भी मैकेनिकल पार्ट हो तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बेयरिंग बॉल्स का यूज़ करते हैं। देखा है ना, बेयरिंग बॉल्स ऐसा कुछ होता है, ऐसा इसके अंदर बेयरिंग बॉल्स रख देते हैं, ऐसे बॉल्स होते हैं, मतलब फिगर बहुत ही इक्वल रहेगा, इवन रहेगा, मेरे जैसा नहीं रहेगा, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, सब इवन रहेगा। तो बेयरिंग तो आपने देखा होगा, बच्चे इससे गाड़ी बना के भी खेलते रहते हैं। अब ये जो बेयरिंग होता है ना, इसे ही क्यों यूज़ करते हैं भाई, तो पहला बात समझो, यहाँ पे बेयरिंग क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर रोल करते रहते हैं ना। तो याद रखना, जो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग होता है ना, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग, जो रोलिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, वो सबसे कम होता है, किससे, स्लाइडिंग से भी कम होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दो आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है ना, म्यू, वो क्या होता है, सबसे कम होता है स्लाइडिंग से, और स्लाइडिंग वाला किससे कम होता है, तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग से। लिमिटिंग तो सबसे मैक्सिमम होता है ना। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि आपका जो म्यू ऑफ रोलिंग होता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन म्यू ऑफ स्लाइडिंग, एंड म्यू ऑफ स्लाइडिंग इज ऑलवेज लेस देन म्यू ऑफ लिमिटिंग। दैट इज म्यू ऑफ लिमिटिंग क्या है, सबसे ज़्यादा वाला होता है। आया समझ में। इसको उल्टा तरीके से भी लिखते हैं, मतलब अभी जैसे मैं बता सकता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे क्या, मैं तुम्हारे सर हूँ, तो उसी तरह इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे इसको उल्टा लिखेंगे तो म्यू एल इज़ ग्रेटर देन म्यू ऑफ स्लाइडिंग, एंड म्यू ऑफ स्लाइडिंग इज़ ग्रेटर देन तुम्हारा म्यू ऑफ आर। दोनों क्या है, एक ही बात को बता रहे हैं, बट बोलने का तरीका अलग अलग है। तो ये था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आई होप आपको काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत बड़ी से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए